नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पूरी तरह इलेक्शन मोड में है और इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश में सीएम हाउस के अंदर महा बैठक की गई। इस बैठक में जहां चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया तो वहीं दूसरी ओर उन सीटों पर भी खास ध्यान रखा गया जहां बीजेपी कमजोर स्थिति में है। 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 कमल खिला पाने में कामयाब होगी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कई रणनीतियों पर मंथन करती नजर आ रही है और अब इसी रणनीति के तहत आज पार्टी की ओर से महा बैठक बुलाई गई। ये महा बैठक इसलिए क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा पर मौजूद बीजेपी के नेता शामिल हुए। इस बैठक में रणनीति तय की गई कि आखिर कैसे बीजेपी एमपी की 29 लोकसभा सीटों पर फतेह हासिल करेगी। के लिए सब चर्चाएं होती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ये एक एक चीज की चिंता करते हैं, संगठन भी चिंता करते हैं, हम लोग भी विषय रखते हैं। 29 में से 29 जीतना है। हाँ। और अब की बार 400 पार होना है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा नहीं कर पाई है। शायद इसी को खत्म कांग्रेस कहते होंगे। और 29 की 29 हम लोग जीतेंगे। 29 की 29 जीतने के लिए प्लानिंग बनेगी, बनी हुई है प्लानिंग, आज से नहीं साल भर पहले से। चुनाव की तैयारी है, 29 झोली में मोदी जी की में डालने की तैयारी चल रही है। 29 की 29 देने के लिए बैठक बुलाई है, सब काम कर रहे हैं और कांग्रेस को चमली गहराइयों में दफन करना है, सुबह हम कर ही रहे हैं। एक तरफ बीजेपी बैठक कर रणनीति तैयार कर रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कितनी भी बैठकें बुला ले, इनकी जीत नहीं होगी। जनता पार्टी कितनी ही ऐसी बैठकें बुला ले, कितने ही अपने विधायकों को बुला ले, कितने ही अपने नेताओं के साथ रणनीति बनाने की बैठक कर ले, लेकिन सबसे बड़ी चीज जनता ने देखी है, कभी भी जनता के हितों के लिए ऐसी कोई बैठक बुलाई होती, जनता को रोजगार देने के लिए कोई बैठक बुलाई होती, जनता को जो किसान है उसकी परेशानी को दूर करने की बैठक बुलाई होती, ऐसा कुछ नहीं किया आज तक। और आज जब चुनौती बनी हुई है कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में, तो ऐसी बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बैठक का एक और कारण क्या है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को कई सीटों पर कड़ी टक्कर मिलती दिखाई दी। अब इन्हीं सीटों पर पार्टी बढ़त बनाने की फिराक में है। सबसे पहले आपको वो सीटें बता देते हैं जहां बीजेपी की राह आसान नहीं है। बात करेंगे महाकौशल की कुछ सीटों पर जहां बीजेपी के लिए ये इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस बीजेपी को नेक टू नेक फाइट देती हुई नजर आई और वो सीटें हैं जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट। और अब आपको बताते हैं कि महाकौशल संभाग के कुछ पुराने नतीजे, जिसको देखने के बाद ये आंकलन किया जा सकता है कि यहां कौन किस पर भारी होगा। बात सबसे पहले करेंगे साल 2009 की। यहां 4 सीटों पर बीजेपी को 2 सीटें मिली और 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। वहीं 2014 में ये आंकड़ा बदला और बीजेपी ने 3 सीटें हासिल की और कांग्रेस 1 सीट पर सिमटती हुई नजर आई। बात 2019 की करें तो ये नतीजे तब भी बरकरार रहे। बीजेपी की झोली में 3 सीटें रहीं और कांग्रेस 1 सीट पर ही बरकरार नजर आई है। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2023 में बीजेपी ने महाकौशल की जहां 21 सीटों पर जीत हासिल की तो वहीं कांग्रेस ने 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो ये स्थिति बनी रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सामने ही संकट है, बल्कि कांग्रेस के सामने भी कई ऐसी सीटें हैं जिस पर जीत हासिल करना पार्टी के लिए आसान नहीं है। उन सीटों में है भोपाल, इंदौर, विदिशा, मुरैना, भिंड, टीकमगढ़, दमोह, बैतूल और रीवा। ये तमाम सीटें शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे लगातार लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरता गया है। बात करते हैं साल 1999 में पार्टी को 44.24% वोट मिले थे। इसके बाद साल 2004 की जहां कांग्रेस को 34.08% वोट मिला।
इसके बाद बात करते हैं साल 2009 की, जहां कांग्रेस को 41.32% वोट मिले। 2014 में कांग्रेस को 34.89% वोट मिले थे। बात 2019 की करते हैं तो कांग्रेस को 34.51% वोट मिले थे। तो ये स्थिति बनी हुई है कांग्रेस की। अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सत्यप्रकाश जी आपका। सत्यप्रकाश जी, ऐसा नहीं है कि ये लोकसभा का जो चुनाव रहेगा वो बीजेपी के लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि लोग विधानसभा के नतीजे हम देखते हैं, भले ही बीजेपी ने जीत हासिल करी हो, लेकिन बहुत ऐसी सीटें रही हैं जहां पर टफ फाइट जो है वो कांग्रेस की तरफ से दी गई थी। ये सीटें अगर लोकसभा लिहाज से देखें, क्योंकि चेहरा बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास उस तरह का चेहरा नहीं है, तो क्या उसी तरह के नतीजे देखने को मिल सकते हैं? नेक टू नेक फाइट होगी या थोड़ी बहुत स्थिति यहां पर आसान हो सकती है? देखिए कीर्ति जी, हाल ही में संपन्न हुए 2023 के असेंबली इलेक्शंस को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जबरदस्त जीत हासिल की, अराउंड 50% वोट शेयर उसका रहा। लेकिन दो रीजन मध्य प्रदेश की, ग्वालियर चंबल और जबलपुर रीजन, वहां उसकी स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी जितनी अन्य क्षेत्रों में थी। तो आप देखें उसके फोकस एरिया में ये दोनों एरियाज हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां जीत हारता है या उसकी स्थिति वीक होती है, वहां तो वो पूरी ताकत झोंकता ही है। लेकिन अगर उसको जीत आसान दिख रही हो, वहां पर भी वो कोई प्रयासों में कमी कभी नहीं छोड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी संगठन की खासियत है। अब आपने कहा कि मध्य प्रदेश में कुछ सीट्स ऐसी हैं जो चैलेंजिंग हैं। देखिए, भले ही कांग्रेस टिकट डिक्लेरेशन में कुछ टाइम ले रही है, लेकिन कुछ सीटों पर उसने स्ट्रैटेजिकली कैंडिडेट उतारे हैं। मैं गुना से शुरुआत करता हूं आपको। गुना में ज्योतिरादित्य के अगेंस्ट आप देखिए, यादव कम्युनिटी से जो भारतीय जनता पार्टी की फैमिली के परिवार से रहा है, उसको कैंडिडेट बनाया, क्योंकि 2019 में ज्योतिरादित्य की हार का सबसे बड़ा कारण अगर कोई माना जाता है तो वहां जो सब्सटेंशियल पॉपुलेशन यादव कम्युनिटी की है, उसका उससे नाराज होना माना जाता है। हालांकि ये चीज आप कीर्ति जी हमेशा याद रखें, सिंधिया परिवार आजादी के बाद से गुना में जब भी चुनाव लड़ा है, वो किसी भी दल से रहा हो, उसका दल मायने नहीं रखा, वो व्यक्ति मायने रखा, उसने जीत हासिल की। लेकिन 2019 एक ऐसा इतिहास में लिख गया है जिसमें ज्योतिरादित्य को एक बड़ी हार का सामना वहां करना पड़ा था। लेकिन इस बार वो कहीं ना कहीं किस राह पर है? नरेंद्र मोदी की हवा के साथ है। तो हवा उनको कितना सपोर्ट करेगी, तो कांग्रेस ने वहां कहीं ना कहीं एक पैच फंसाने का प्रयास किया, और वहां कांग्रेस लगातार ये प्रयास में है कि वहां उनको एक बड़ा राजा महाराजा प्रस्तुत करे, वो जनता के नेता के रूप में प्रतिस्थापित या भारतीय जनता पार्टी के लीडर जिस तरीके से होते हैं वो ना हो पाए। अब आपने देखिए राजगढ़, वहीं से चलते हैं, राजगढ़ में दिग्विजय सिंह, देखिए पुराने राजा है, वहां उनका प्रभाव है, 2 बार सांसद रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार पीसीसी चीफ रहे हैं, और वो इलाका उनका गढ़ भी माना जाता है। वहां पर रोडमल नागर को घेरने के लिए दिग्विजय सिंह जैसा चेहरा लाया है। ठीक उसी प्रकार से कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने कैंडिडेट टक्कर देने के लिए उतारे तो हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी केवल एक मुद्दे पर लड़ती है, वो है नरेंद्र मोदी का चेहरा, यानी नरेंद्र मोदी की गारंटीज। लेकिन सिनेरियो हमेशा एक जैसा कभी नहीं रहता है, कुछ बदलाव दिखते हैं। हो सकता है इससे बेहतर हो जो पिछले 2019 में रहा, हो सकता है उससे थोड़ा सा डाउन हो। इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सीएम हाउस में वो की लीडर्स जो चुनाव में लगे हुए हैं, उनके साथ गहन मंथन करने पर उतर आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए नया नहीं है। कांग्रेस कैंडिडेट उतार कर भूल गई है कि हमें उन कैंडिडेट को जिताना है, लेकिन पलट देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी देखिए, कैंडिडेट उतारे हैं, उत्साह से पार्टी भरी हुई है, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है, बावजूद भी एक एक सीट पर उसकी नजर गहराई में गढ़ती चली जा रही। बिल्कुल, पूरी रणनीतियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां तैयार की गई थी और कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें ही थोड़ी बहुत चूकती नजर आई है, उतना धरातल पर अभी नजर नहीं आ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास सत्यप्रकाश जी। अजय दुबे हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल रहेगा। सत्यप्रकाश जी, लेकिन क्या जिस तरह से अभी कांग्रेस उस तरह से जमीन पर नहीं उतरी है, जिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है, उनको भी अभी कहीं ना कहीं उतना रिप्रेजेंट करती हुई या फिर उनके साथ शक्ति प्रदर्शन करती हुई किसी तरह से जमीन पर नजर नहीं आ रही है, क्या ये भी एक कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसान हो सकता है इन चुनावों में? देखिए,
बहुत अच्छा प्रश्न कीर्ति आपने पूछा है। देखिए, इसमें ये चीज जो मैंने पिछले टर्न पर जिक्र किया है वो बिल्कुल सही आपने बात आप बिल्कुल उस पर लाई है पॉइंट पर कि कांग्रेस इस मामले में वो ये समझती है कि हमने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, मान लो उसने 29 में से 3 उसके रह गए, एक उसका एसपी के साथ है, खजुराहो पर भी अभी कैंडिडेट एसपी ने भी नहीं उतारा है, लेकिन जो रिमेनिंग कैंडिडेट जो आए हैं अभी तक, उन कैंडिडेट्स पर कांग्रेस संगठन का क्या प्रयास है? एक लगातार उससे नेताओं का पलायन भारतीय जनता पार्टी की तरफ, यानी कि मध्य प्रदेश में जो रीजॉइनिंग सेल है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी जबरदस्त सफलता, अराउंड 7,000 लोग पार्टी ज्वाइन कर गए हैं। ऐसे में कार्यकर्ता एक बड़ी ताकत किसी भी राजनीतिक दल की इलेक्शन बैटल में होती है, क्योंकि उन्हीं के मार्फत वही उसकी शक्ति होती है, या यूं कहें वही उसकी सेना होती है। उस सेना की दम पर वो इलेक्शन बैटल जीतना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आती है। उलट उसके भारतीय जनता पार्टी देखते हैं कि उसने संगठन पे तो छोड़िए, पन्ना प्रमुख यानी कि जो इलेक्टोरल रोल पेज होता है, उस पेज के अर्ध पेज पर भी उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी है। अर्थात एक एक पोलिंग बूथ पर उसकी नजर है, और जो स्ट्रेटजिस्ट लीडर हैं उनकी मीटिंग्स लगातार चल रही हैं। इससे कहा जा सकता है कि तैयारियों के मायने में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत आगे भारतीय कांग्रेस से दिखती है। देखिए, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी जान रहे हैं, कहने में कोई गुरेज नहीं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जबरदस्त मजबूत है, बावजूद भी वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जिस सीट पर उसको ये आशा दिखती है कि हम ये आसानी से जीत लेंगे, वहां पर भी उसकी नजर गहरी है। यही संगठन की जो कला कहते हैं चलाने की, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन सत्यप्रकाश जी, अगर जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूती नजर आती है, कांग्रेस की कमजोरी अगर ये है कि वो उतनी ज्यादा अभी भी मजबूत जमीन पर नजर नहीं आ रही है, उतनी ज्यादा मजबूती से वो अपने कार्यकर्ता हो जो साथ छोड़ करके जा रहे हो, नेता हो जो साथ छोड़ करके जा रहे हो, उनको समेट नहीं पा रही है, तो क्या इस बात को खुद कांग्रेस नहीं समझ रही है? और अगर समझ रही है तो फिर कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आप जानते हैं कि कोई भी संगठन की शक्ति जो होती है वो कार्यकर्ता तो होते ही हैं, साथ ही लीडरशिप भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है संगठन की मजबूती के लिए। जब लीडरशिप वीक होती है तो लोगों को संरक्षण नहीं मिलता या उन्हें अपना फ्यूचर नहीं दिखता, इसलिए लोग दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं कि ईडी, आईटी, सीबीआई के डर से लोग जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ सिचुएशन किसी लीडर के सामने मुझे तो अभी नहीं दिखी जिसके डर के मारे उसने कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन की है। वो कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि इस पार्टी में मेरा भविष्य क्या है, इसलिए वो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की तरफ भाग रहे हैं, एक बड़ा कारण। दूसरी जो चीज आपने कही है कि मध्य प्रदेश में क्या वो अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए कुछ स्टेप लिए हैं। देखिए, संगठनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो कांग्रेस सिर्फ इस चक्कर में लगी है कि कैसे टिकट डिक्लेयर किए जाएं। देखिए, स्लो भारतीय जनता पार्टी इस चीज में बहुत आगे चली गई। सबसे पहले उसने यहाँ कैंडिडेट घोषित किए, एक बार में बहुत सारे कर दिए, दूसरे बार में भी सब कर दिए, यानी कि उसने आचार संहिता के लगभग पहले ही बहुत सारे कैंडिडेट मध्य प्रदेश में अनाउंस किए, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाई। तो ये कहीं ना कहीं तैयारियों जब की जाती हैं तो यानी कि इलेक्शन बैटल में वो पहले ही तैयारी में बैठ चुके हैं। ऐसे में उसकी जीत आसान होने की संभावना ज्यादा दिखती। अब कांग्रेस अगर कार्रवाई करे तो किस पर करे, क्योंकि अगर कार्यकर्ता ही नहीं होंगे, जो सेना है उसकी, तो सेना को संजो के रखना भी जरूरी है। भले ही ये बात तय है कि नेताओं के जाने से वोटर्स पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एनवायरमेंट बनाने में पार्टी मजबूत दिखती है जिसकी तरफ लीडर्स जाते हैं। लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ पार्टी ये मजबूत है इसलिए लोग जा रहे हैं, क्योंकि जब ये जो चुनाव होते हैं बेसिकली ये चेहरों पर कम नेशनल लीडर पॉलिटिक्स पर लड़े जाते हैं। जिस समय नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा जो 400 पार का नारा एनडीए के लिए दे रहे हैं या 370 के पार का नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए दे रहे हो और अपनी गारंटी की बात रख रहे हो, ऐसे में जनता का जो रुख है वो फेस पर कम, लोगों यानी लीडरशिप पर ज्यादा दिखता है। तो यहाँ लीडरशिप में या तो राहुल गांधी दिखते हैं या नरेंद्र मोदी देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी, अब दूसरी चीज है यहाँ सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। डॉक्टर मोहन यादव को चुनकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा स्टेप लिया है कि यादव कम्युनिटी के वोट्स को तो हासिल किया ही जाए, शेष जो रिमेनिंग वोट है यहाँ पर ओबीसी का अराउंड 55% है, उसको कैसे साधा जाए, इसके लिए उनके चुनाव को
जो हुआ है, एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि मध्य प्रदेश में अगर कहीं सरकार की तरफ जो जाते लोग दिखते हैं वो उसमें ओबीसी का बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल, तो समीकरण तो साधने की कोशिश करी थी, लेकिन आपने जिस तरह से अभी एनवायरनमेंट की बात कही कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल होते हैं, उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं वो पद मिल जाता है या फिर उस तरह से उनको वो मान सम्मान मिलता है, तो क्या इस वजह से बीजेपी में किसी तरह से नाराजगियां नहीं उत्पन्न हो रही होंगी? क्या उनमें सवाल नहीं खड़े हो रहे होंगे और क्या इसका नुकसान बीजेपी को नहीं हो सकता है? कीर्ति जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। देखिए, यहाँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण, एक जमाना था कांग्रेस जो आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिख रही है, कभी कांग्रेस भी ऐसी मजबूत पार्टी होती थी, लेकिन वहां लीडर्स की या कार्यकर्ता की सीनियरिटी, उसके पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन को दरकिनार किया गया और नए आने वाले लोगों को महत्व दिया गया, या यूं कहें कि अपने पट्टों को आगे बढ़ाया गया। इससे पार्टी आज इस कगार पर खड़ी है। ये तो ठीक है कि आज भारतीय जनता पार्टी का एनवायरनमेंट एक ऐसा बन गया है कि जिससे वो जीत की ओर दिख रही हो या पार्टी मजबूत दिखती हो, लगता है कि उसमें ज्यादातर कांग्रेस के लीडर चले गए हो, लेकिन जब इतने सारे लीडर्स चले जाएंगे तो इनको सेटिस्फाइड करना एक चैलेंज तो ये होगा। लेकिन पार्टी जिस चीज से मजबूत हुई है, आपको याद हो ये 1980 में जन्मी पार्टी इतनी जल्दी ग्रांड रूट पार्टी को समाप्त कर दिया कांग्रेस को, यानी कि इसकी ताकत क्या थी? उसका कार्यकर्ता जिसने 1980 क्या जनसंघ के जमाने से इस पार्टी को पैदल पैदल चल चल कर खड़ा किया है। अगर उनको ध्यान नहीं रखा गया, उनको साइडलाइन किया गया, तो संगठन पर हमेशा कोई भी राजनीतिक दल हो उसको संगठनात्मक जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने ही पड़ते हैं। आज भले ही उसकी जीत हो सकती है, लेकिन इन फ्यूचर ये सवाल जरूर खड़ा होगा कि क्या अपने पुराने लीडर्स, अपने कैडर्स को वो अपने साथ बनाए रखेगी या वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से पार्टी हमेशा नुकसान में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो कई सारी चुनौतियां यहाँ पर बीजेपी के सामने भी हैं और उन्हीं चुनौतियों को लेकर के कहीं ना कहीं आज जो रणनीतियां थी वो तैयार की गई थी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, और तमाम जो बातें आपने साझा की उसके लिए भी। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।